प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं सेट नंबर 2 हिंदी कोर का। इससे पहले आपका कोर 1 जो यानी कि सेट 1 आपका अपलोड कर दिया गया है। इसके अलावा और भी विषय जो हैं उनको भी अपलोड कर दिया गया है, तो उन सभी को देख सकते हैं। इस वीडियो के एंड में आपको स्क्रीन पे ही प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, टच करके आप सारे सॉल्यूशंस को देख सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन जो है इसको पढ़ना है गद्यांश को, और ये पद हिस्सा दिया हुआ है, यानी कि एक कविता दी गई है। इस कविता को पढ़ने के बाद में आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अगर आप लोगों के पास में इस प्रश्न पत्र का पीडीएफ नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। क पार्ट में पूछा गया है, लहरों में हलचल होने का क्या आशय है? तो लहरों में हलचल होने का आशय है आंधी आने की आशंका अथवा कुछ अनहोनी होने का भय। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में कोमल कली बेसुध होकर धरती पर क्यों पड़ी है? तो आंधी के तेज झोंके का धक्का खाकर कोमल कली अपनी डाल से कटकर या टूटकर बेसुध होकर धरती पर गिर पड़ी है। इस तरह से ये आंसर हो जाएगा आपका। ग पाठ पूछा है, चकवी तट पर बैठकर अपना धैर्य धैर्य क्यों खो रही है? तो यहाँ पर चकवी दिन में ही अपने चकवे से मिलती है और रात होने पर वह चकवे से बिछुड़ जाती है। इसी कारण वह लहरों के हलचल और आंधी को आता देखकर, तो लहरों के कर लेना, यहाँ पे को नहीं है, लहरों को हलचल जो है ना यहाँ पे के आ जाएगा। लहरों के हलचल और आंधी को आता देखकर धैर्य खो बैठती है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। अथवा पाठ में जो है आपको एक गद्यांश दिया है। इस गद्य हिस्से को पढ़ करके आपको जो यहाँ पे त्यौहार के बारे में, आपका फेस्टिवल्स के बारे में पूरा दिया गया है। इसको पढ़ने के बाद में प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसमें पहला प्रश्न जो पूछा गया है, पर्व त्योहारों से देश की किन बातों का परिचय मिलता है? तो पर्व त्योहारों से देश की सामाजिक एकता, सांस्कृतिक चेतना, सद्भावना और ऐतिहासिक घटनाओं का परिचय मिलता है। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, भारतीय पर्व त्योहार पर विभिन्न धर्मों के लोग एक दूसरे के प्रति अपनी सद्भावनाओं का आदान प्रदान किस प्रकार करते हैं? तो भारतीय पर्व त्योहारों पर विभिन्न धर्मों के लोग एक दूसरे के प्रति बधाई, शुभकामना, मिठाई और उपहार देकर अपनी सद्भावनाओं का परिचय देते हैं या सद्भावना व्यक्त करते हैं। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक जो है, सर्वधर्म समभाव, यानी सभी धर्मों का के लिए सेम भाव, यानी कि समभाव मतलब सेम भाव होना चाहिए। अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं कि सभी धर्मों का सभी धर्म सम्मान, ठीक है, सभी धर्म सम्मान। और यहाँ पर आप लिख सकते हो सभी धर्म एक समान। इस तरह से भी आप दो तीन तरह से इसके गद्यांश का शीर्षक को लिख सकते हो। अभिव्यक्ति और माध्यम जो है, यहाँ से आपके प्रश्न में पहला पूछा गया है निबंध लेखन। इसमें दो निबंध पूछे गए हैं, या तो आप ये झारखंड की संस्कृति वाला करें या फिर कोरोना से बचाव वाला। तो दोनों हमने कराया है। झारखंड की संस्कृति के बारे में यहाँ पे डिटेल सॉल्यूशन दिया गया है। आप इसको पढ़ोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, और आपने जो जो अभी तक झारखंड में रह करके किया है उन्हीं सभी चीज़ों को यहाँ पे दिखाया गया है, बताया गया है। जो त्यौहार आप मनाते हो उसी चीज़ों को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। तो झारखंड के त्यौहार बताया हमने। उसमें जो त्यौहार हैं मेन मेन, जैसे में सरहूल है जो कि आपका बसंत में मनाया जाता है, बांदा है एक कार्तिक अमावस्या में मनाया जाता है, एक टूसू जो है वो पौष में मनाया जाता है, और हल पहनाया जो है ये माघ के महीने में मनाया जाता है। उसके अलावा झारखंड का संगीत और नृत्य जो है इसको भी हमने बताया है आपको। और झारखंड का भोजन कैसा है, किस टाइप का भोजन वहाँ पे हमको देखने को मिलता है संस्कृति में, वो बताया है, और उसके बाद में हमने इसको समाप्त किया है। तो इस तरह से आप झारखंड के बारे में, संस्कृति के बारे में लिखेंगे। कोरोना से बचाव के बारे में अच्छी तरह से आप जानते हैं, ये पैसेज ज़्यादा ही मोस्ट पॉपुलर चल रहा है आज के समय में। तो आप इस पैसेज को लिखेंगे, इसमें परिचय लिखेंगे सबसे पहले, फिर कोरोना से बचाव का उपाय जो है वो आप डाल देंगे, ठीक है। आपको सभी को पता है कि कोरोना से बचाव के जो उपाय वो क्या क्या हो सकते हैं। पॉइंट वाइज हमने जो आप फॉलो करते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट ने दिए थे वही पॉइंट हमें फॉलो करने होते हैं, और वही पॉइंट हमें लिखने होंगे। उसके अलावा फिर निष्कर्ष निकाल करके हम इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसको वीडियो को पॉज करके एक एक पैसेज को, एक एक लाइन को पढ़ लेना, ताकि आपको एक बार में समझ में आ जाए, याद हो जाए। इसके बाद आते हैं ख खंड में, मतलब इसका ख पार्ट में। तो इसमें विद्युत आपूर्ति की अपने क्षेत्र में बदहाली जो है उसको, उसकी ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित या उत्कृष्ट करने हेतु समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है। जब कभी भी संपादक को पत्र लिखे या किसी भी संस्था को पत्र लिखे, तो सबसे पहले आपका एड्रेस जो है, ऊपर आप अपना एड्रेस, कोई भी एड्रेस डालेंगे। जब पत्र में एड्रेस ना दिया हो तो आप अपना कोई भी एड्रेस यूज़ करेंगे, उसके नीचे डेट डालेंगे, और फिर जिसको पत्र लिखना है उसका एड्रेस वगैरह आएगा। जैसे कि संपादक महोदय नव भारत टाइम्स को लिख रहे हैं, आप हिंदुस्तान टाइम्स को लिख सकते हैं, आप जागरण टाइम्स को लिख सकते हैं, आप डेली न्यूज़ को लिख सकते हैं, किसी को भी लिख सकते हैं। और कोई भी एड्रेस जो आपने ऊपर एड्रेस यूज़ किया है उसी एड्रेस को आप नीचे भी यूज़ करेंगे।
केवल आप जो है कॉलोनी का एड्रेस नहीं देंगे, अपना मतलब जो भी आप रेजिडेंस देते हैं वो नहीं देंगे, लेकिन वहाँ का ज़िला या जो भी आपने राज्य लिखा है उसको ज़रूर लिखेंगे। उसके बाद महोदय करते हुए आप अपने समस्या का जो किस तरह से प्रकट करना चाहते हैं उसको आप उस पैराग्राफ में बता देंगे। तो आपके दैनिक समाचार पत्र द्वारा मैं विद्युत विभाग के अधिकारियों का ध्यान ग्रेटर कैलाश में इन दिनों बिजली की यातनादायक आंख मिचौली की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। और ग्रेटर कैलाश एक बहुत सुंदर और संभ्रात कॉलोनी है, यानी शांत कॉलोनी है। यहाँ का शांत वातावरण सबका मन मोह लेता है, किंतु आजकल बार बार बिजली के चले जाने के कारण यहाँ त्राही त्राही मची हुई है। और परीक्षा के दिन समीप आने के कारण जो है छात्रों को पढ़ाई में असुविधा हो रही है। कड़ाके की गर्मी के कारण लोग घर में भी चैन नहीं पा सकते, क्योंकि यहाँ घंटों बिजली का नाम तक नहीं रहता। कई बार बिजली के कारण पानी की भी असुविधा होती है। आशा है कि आप इसे अपने समाचार पत्र के दैनिक स्तंभ के अंतर्गत छापकर हमें अनुग्रहित करेंगे, ताकि आम जनता की कष्ट कथा को सुनने वाले कानों और उन्हें देखने वाली आंखों पर कुछ प्रभाव पड़ सके। इस तरह से जो है आप अपनी लैंग्वेज को अ, तेज करेंगे, यानी कि अच्छी तरह से लैंग्वेज को लिखेंगे, ताकि आपका जो है इसका लेटर को पढ़ करके एग्जामिनर पूरे मार्क्स दे दे। इसके बाद भवदी करते हुए आप अपना नाम जो है भी है आप डाल देंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ग पार्ट, इसमें आपने क्षेत्र के स्वच्छता अभियान के प्रचार प्रसार के लिए संबंधित अधिकारी को एक पत्र लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम कोई भी एक एड्रेस यूज़ करेंगे और एड्रेस यूज़ करने के बाद दिनांक डालेंगे पत्र लिखते समय। और फिर हम जो है अधिकारी को पत्र लिखना है, तो हम देखिए स्वास्थ्य की बात हो रही है, स्वच्छता अभियान यानी कि अधिकारी है इसमें, तो स्वास्थ्य स्वच्छता अभियान और जो ये सब साफ साफ सफाई जो होती है नगर पालिका विकास परिषद के अंतर्गत आती है। तो आप लिखोगे सेवा में माननीय महोदय नगर पालिका नई दिल्ली, या जो भी आप एड्रेस यूज़ कर रहे हो उसके हिसाब से। फिर विषय डालोगे आप स्वच्छता भारत या स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने हेतु प्रचार प्रसार। महोदय से आप निवेदन करेंगे, मैं इस पत्र के माध्यम से सभी लोगों का ध्यान स्वच्छ भारत अभियान की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। गांधी जी की 145वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान को आरंभ करने की घोषणा की थी। इस स्वच्छता अभियान में हम सभी भारतीयों का कर्तव्य है कि हम इस अभियान को सफल बनाने में अपना सक्रिय योगदान दें। स्वच्छ भारत अभियान जो है व्यक्तिक एवं सामाजिक दोनों स्तरों पर अत्यधिक लाभप्रद होगा। अतः मेरी सभा से अपील है कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए स्वयं को सभा नहीं है यहाँ पे सभी से, ठीक है, यहाँ पे सभी हो जाएगा। अतः मेरी सभी से अपील है कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए स्वयं को अपने घर को और अपने पड़ोस को, अपने मोहल्ले को, अपने ज़िले को, अपने राज्य को, अपने देश को स्वच्छ रखने में सहयोग दे। और नगर पालिका से मैं यहाँ पे आप एक और लाइन ऐड कर देंगे, नगर पालिका से अनुरोध है कि इस सफाई व्यवस्था का सुचारू रूप से प्रचार प्रसार करते रहे। तो इस तरह से आप वो इस पत्र को लिख करके ख़त्म कर देंगे और बहुदीय लिख करके आप जो भी अपना नाम यूज़ करना चाहते हैं कर देंगे। पत्रकारिता किसे कहते हैं और पत्रकारिता के प्रकारों को लिखना है आपको। तो यहाँ पे देखिए पत्रकारिता के बहुत सारे प्रकार हैं, उनको हमने यहाँ पे लिखा है, जितने आपसे याद हो सकते हैं उनको कर लीजिए। और यहाँ पे पत्रकारिता किसे कहते हैं, तो देखिए ज्ञान और विचारों को समीक्षात्मक टिप्पणियों के साथ शब्द ध्वनि तथा चित्रों के माध्यम से जन जन तक पहुँचाना ही पत्रकारिता है। यह वह विद्या है जिसमें सभी प्रकार के पत्रकारों के कार्यों, कर्तव्यों और लक्ष्यों का विवेचन होता है। और पत्रकारिता समय के साथ साथ समाज की दीर्घदर्शिका और नियामिका भी है। ठीक है, यहाँ पे पत्रकारिता के प्रकार जो है यहाँ पे बहुत सारे लिखे हुए हैं, आप इन सभी को पढ़ सकते हैं, जिसमें सभी कुछ आते हैं, आर्थिक, ग्रामीण, रेडियो, फेज 3, पेज, एडवोकेसी, खोजी, व्याख्यात्मक, विकासात्मक, सब तरह की पत्रकारिताएं इसमें शामिल होती हैं। तो यहाँ पर आपके सामने लाइन से दी गई हैं, सभी को आप देख सकते हैं। और इसमें आपका जो भी है सारे के सारे यहाँ पे लाइन वाइज लिखे गए, जितना मैक्सिमम आप याद कर सकते हैं उतना बेहतर होगा। उसके बाद में खंड ग की बात करें, पाठ्य पुस्तक से जो प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ पे काव्य सौंदर्य लिखना है। इसमें एक क पार्ट है और इसका ख पार्ट भी है। तो चलिए पहले क पार्ट को देखते हैं। क पार्ट में हमें लिखना है, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता बादल राग से उद्धत है। इसके रचयिता जो है महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। इसमें कवि ने बादल को विप्लव व क्रांति का प्रतीक मानकर उसका आह्वान किया है, और कवि ने बादल को क्रांति दूत के रूप में चित्रित किया है। प्रगतिवादी विचारधारा का प्रभाव है। इसमें तत्सम खड़ी बोली का प्रयोग है। यहाँ पे आ लिखा है ना, इसको का कर लेना, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। और काव्य की रचना मुक्त छंद में है
और समीर सागर दुख की छाया आदि में रूपक और सुप्त में अनुप्रास तथा काव्यांश में मानवीकरण अलंकार है। इसमें वीर रस का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से इसका काव्य सौंदर्य जो आप लिखेंगे, शायद ही आप इस टाइप के सॉल्यूशंस जो हैं कहीं देख पाएंगे। तो इसको जरूर लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। ख पाठ का भी काव्य सौंदर्य हम देते हैं। तो देखिए, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित रुबाइयां से उद्धत है और इसके रचयिता जो है उर्दू फारसी के प्रमुख शायर फिराक गोरखपुरी हैं। इस रुबाई में या इस रुबैया में कवि ने माँ के स्नेह का वर्णन किया है। माँ द्वारा बच्चे को झुलाना और बच्चे को हंसाना आदि स्वाभाविक क्रियाएं हैं और स्वभावोक्ति अलंकार है इसमें। और इसमें वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है। दृश्य बिंदु कौन से आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी गोद भरी और हाथों पे झुलाती हवा में जो लोका देती, ठीक है। और अंतिम पंक्ति में श्रव्य बिंब का प्रयोग किया गया है। चांद के टुकड़े मुहावरे का सुंदर प्रयोग हुआ है। रह रह में पूर्ण उक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है और लोका देना में देशज भाषा का प्रयोग किया गया है। हिंदी उर्दू मिश्रित शब्दावली है। तो इस तरह से इसमें पूरा का पूरा काव्य जो सौंदर्य है इसको निचोड़ा गया है। काव्य सौंदर्य में एक्चुअली क्या होता है कि आपको उसके कविता में कौन सी भाषा यूज की गई है, कौन सा अलंकार है, कौन सा उसमें शब्द यूज़ किए गए हैं, कौन कौन से मुहावरे लोकोक्तियाँ बताई गई हैं और किस तरह की बोली उसमें यूज़ की गई है, इस तरह से इन चीज़ों को बताना होता है। तो इस तरह से हमने दोनों आपको बता दिए, क पार्ट भी और ख पार्ट भी। इस वीडियो के एंड में जो है आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें आप सारे सॉल्यूशंस को देख सकते हैं। उसको टच कर लेना, यहीं वीडियो के स्क्रीन पे आप जहाँ पे अभी देख रहे हो यहीं पे आपको वो मिलेगी। बस टच करने के बाद आपके सामने पूरे वीडियोस जो है ओपन हो जाएंगे। आप जो भी वीडियो देखना चाहें वहाँ से देख सकते हैं, फुल सॉल्यूशन के साथ में और परफेक्ट सॉल्यूशन के साथ में। यहाँ पर क पाठ है, बादल को कवि निराला ने विप्लव के वीर तथा जीवन के पारावार किस संदर्भ में कहा है। तो देखिए, विप्लव के वीर बादल को कहा गया है। बादल क्रांति का प्रतीक है और क्रांति द्वारा विषमता दूर करने तथा किसान मजदूर वर्ग का जीवन खुशहाल बनाने के लिए उसको बुलाया जा रहा है। जीवन के पारावार बादल को कहा गया है। बादल वर्षा करके जीवन को बनाए रखते हैं और फसल उत्पन्न होती है तथा पानी की कमी दूर होती है। इसके अलावा क्रांति से शोषण समाप्त होता है और जीवन खुशहाल बनता है। तो दोनों चीज़ों को हमें बताना था, एक तो विप्लव के वीर और जीवन के पारावार। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हमने बताई। यहाँ पे जीवन के पारावार को बता दिया एक लाइन में और एक में पलवल के वीर बता दिया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको बताना है। इसके बाद जो है आपका ख पाठ, राम के साथ हुए युद्ध में रावण के कौन कौन से वीर मारे गए। तो राम के साथ हुए युद्ध में रावण के पुत्र में इंद्रजीत, मेघनाथ, महोदर, प्रहस्त और विरूपाक्ष भीकम वीर मारे गए थे। और इसके अतिरिक्त रावण की सेना में दुर्गमुख, अतिकाय और अकंपन और महोदर, नकारात्मक आदि वीर भी मारे गए। मतलब यहाँ तो पुत्र भी मारे गए और कुछ वीर जो इनकी सेना में शामिल थे वो भी मारे गए। तो इसमें पूछा गया है कि कौन कौन से वीर मारे गए। ऐसा माना जाता है कि राम रावण के युद्ध में, ठीक है, यहाँ पे मैं चिपक गया, इसको अलग कर लेना। राम रावण के युद्ध में, तो मैं इसको थोड़ा सा अलग कर ही देता हूँ अभी आपको फिर दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर जो है इस तरह से, राम रावण के युद्ध में एकमात्र विभीषण को छोड़कर उसके पूरे कुल का जो है नाश हो गया था। इस तरह से लास्ट लाइन लिख के आप इसको खत्म कर दोगे। तो ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन में। ग पाठ है, फिराक के गजल के आधार पर बताइए कि खुद का पर्दा खोलने से क्या आशय है। तो खुद का पर्दा खोलने से आज से अपने वास्तविक स्वरूप को दर्शाना है। जब हम किसी दूसरे को नंगा करने का प्रयास करते हैं तब हम स्वयं नंगे हो जाते हैं। और दूसरे के रहस्य को उजागर करना अपने को बेपर्दा करना है। यदि कोई व्यक्ति दूसरे की निंदा करता है तो वह जो है स्वयं की बुराई कर रहा होता है। इसलिए शायर ने कहा है कि मेरा रहस्य खोलने वाले अपने रहस्यों को भी बता रहे हैं। ठीक है, इस तरह से फिराक गोरखपुरी ने जो है गजल के माध्यम पे बताया है। उसके बाद में निम्नलिखित में से प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, सूखे के कारण कैसी स्थिति हो जाती है। काले मेघा पानी दे के आधार पे आपको बताना है। तो इंद्र सेना के इस खेल गीत में इंद्र को यह बताया जाता है कि पानी के अभाव में घरों की गगरियां टूटने की स्थिति में आ गई हैं और बैल जो है पशु प्यासे
मर रहे हैं, अर्थात मनुष्य तथा पशुओं सभी को पानी की आवश्यकता है। वे इंद्र से पानी मांगने का कारण स्पष्ट करते हैं और ग्रामीण जीवन में बैलों का अहम रोल होता है या अहम भूमिका होती है। बैल ही कृषि का आधार हैं। यदि वे प्यासे हैं तो कृषि का कार्य ठीक ढंग से नहीं हो सकता। यदि कृषि ठीक ढंग से नहीं हुई तो जीवन सुखी कैसे रह सकता है, अर्थात सूखे का कारण दयनीय स्थिति हो जाती है। तो इस तरह से सूखे के कारण कैसी स्थिति हो जाती है, हमें ये बताना था। उसके बाद में ख पाठ में शेर के बच्चे के नाम से कौन और क्यों प्रसिद्ध था। तो शेर के बच्चे के नाम से चांद सिंह प्रसिद्ध था। वह एक पहलवान था। वह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से आया था। वह पहली बार श्यामनगर आया था। वह सुंदर और नौजवान था। 3 ही दिन में उसके कई पंजाबी और पठान पहलवानों को पछाड़कर शेर के बच्चे की उपाधि प्राप्त की। और श्यामनगर के दंगल व शिकार प्रिय व्रत राजा साहब उसे दरबार में रखने की सोच रहे थे कि लुट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। तो इस तरह से कौन प्रसिद्ध था और क्यों प्रसिद्ध था, हमने आपको बताया। अगले पार्ट में डॉक्टर अंबेडकर के आदर्श समाज की परिकल्पना कैसी थी। तो डॉक्टर अंबेडकर ने एक स्वस्थ आदर्श समाज की परिकल्पना की है और इस समाज में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का साम्राज्य होगा। इसमें इतनी गतिशीलता होगी कि कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक जो है संचारित हो सकेगा। समाज के बहुविधि हितों में सबका समान भाग होगा और सब उन हितों की सुरक्षा हेतु सजग रहेंगे। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन और अवसर उपलब्ध रहेंगे। दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा होगा। हर कोई अपने साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान की भावना रखेगा। तो समाज के प्रति जो है उनकी कल्पना जो थी वो इस तरह से व्यक्त की जा सकती है। उसके बाद में छठा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया फिराक गोरखपुरी अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम। तो गोरखपुरी की रचनाएं जो हैं इसमें गुल ए नगमा और गजलिस्तान है और त्रिपाठी जी की रचना अनामिका और परिमल आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ और एन फ्रैंक के परिवार के डर के कारणों का उल्लेख जो है आपको करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला पार्ट। जो लेखक को मराठी के अध्यापक बड़े आनंद के साथ पढ़ाते थे। वह कविता के वे कविता के अच्छे रसिक एवं मर्मज्ञ थे। उनकी कविता पढ़ने के अंदाज ने, यहाँ पे पढ़ने कर लेना, यहाँ पढ़ाने या पढ़ाने सॉरी, उस उनकी कविता पढ़ाने के अंदाज ने लेखक को कविता रचने की ओर आकर्षित किया। तो यहाँ पर जो है आप पढ़ाने कर देना। उनकी कविता पढ़ाने के अंदाज ने लेखक को कविता रचने की ओर आकर्षित किया। वह पूरे दिल से कविता पढ़ते थे। धीरे धीरे उनके मन में कविता रचने की भी प्रतिभा पैदा हुई और खेतों में काम करते करते और भैंस चराते चराते उन्हें बहुत सा समय मिल जाता था। इस कारण लेखक ने कविताएं लिखनी जो है आरंभ कर दी और अपनी सारी कविताओं को वह मराठी के अध्यापक को दिखाते ताकि उनकी कमियों को दूर किया जा सके। तो इस तरह से स्वयं कविता रचने के लिए आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ, इन लाइनों से व्यक्त होता है। उसके बाद में एन फ्रैंक के परिवार के डर का जो है कारण हम उल्लेख करेंगे। तो एन फ्रैंक के परिवार के डर का कारण यह था कि वे हिटलर की नस्लवादी नीति का शिकार हुए थे। उन्हें 2 वर्ष तक गुप्त आवास में छुपे रहना पड़ा था। जब वह गुप्त आवास के लिए गई तो उस समय उसकी आयु 13 साल की थी। इतनी कम आयु में उन्हें जीवन के भयानक संकट से गुजरना पड़ा। उनके अस्तित्व पर ही संकट आ गया था। उनके भीतर अपने दायित्व की पहचान आदि की उथल पुथल पहले से ही चलती रहती थी। वह व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन और सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने का प्रयास करती हैं और एन ने गुप्त आवास में जो 2 वर्ष बिताए वे दोनों वर्ष विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण थे। हिटलर की नीतियों ने उनके जीवन को तहस नहस कर दिया। इसलिए उसने अपनी डायरी में युद्ध व रणनीति से जुड़ी बातें बताते हुए निजी जीवन के कष्टदायक क्षणों को भी अभिव्यक्त किया। तो इस तरह से जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है इसमें खेतों पर आनंदा क्या काम करता था ये बताना है और डायरी के पन्ने पाठ के आधार पर बताइए कि महिलाओं की स्थिति में किस तरह के बदलाव आ रहे हैं। ये ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन कंप्लीट होते ही आपके सामने प्लेलिस्ट डिस्प्ले होगी, उसको टच कर देना। यहीं पर प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगी ताकि आप लोग जो है पूरे सॉल्यूशंस को देख पाए।
तो खेतों पर आनंदा क्या काम करता था? तो देखिए, खेतों पर आनंदा सारे दिन निराई गुड़ाई का काम करता था। निराई गुड़ाई मतलब होता है जो फसल होती हैं, उन फसलों के अगल-बगल या फसलों के साथ-साथ में घास तिनके भी उगते हैं। तो उन घास तिनकों को काटते हैं। आपने भी खेती देखी होगी, और जिसने नहीं देखी है मॉडर्न सोसाइटी में रहता है, बात अलग है। जो लोग नॉर्मली खेतों में गए हुए हैं या फिर दूर से खेतों को भी देखा है, तो फसल होती है, फसल के चारों ओर कुछ घास वगैरह, तिनके वगैरह उगते हैं, जिसको हम एक्स्ट्रा घास तिनके उसको खरपतवार ऐसे कुछ बोलते हैं, खरपतवार। तो उनको काटना-पीटना जो है उसी को निराई-गुड़ाई का काम कहते हैं। तो खेतों पर आनंदा सारे दिन निराई-गुड़ाई का काम करता था, वह फसलों की रक्षा भी करता था। ईख पेरने यानी कि जो आप वो मशीन होती है, इसमें गन्ने को पेरा जाता है, के लिए वह कोल्हू भी चलाता था। इसके अलावा उसे भैंस भी चरानी पड़ती थी। इसके बावजूद उसके पिता का गुस्सा भी उसको झेलना पड़ता था। तो वो खेतों पे क्या काम करता था, इन 2 लाइनों से हमने अभिव्यक्त कर दिया है। इसके बाद अथवा पाठ में है, डायरी के पन्नों के आधार पर बताना है कि महिलाओं की स्थिति में किस तरह के बदलाव आ रहे हैं। तो महिलाओं की स्थिति में बदलाव जैसे आ रहे हैं कि शिक्षा, काम और प्रगति ने औरतों की आंखें खोली हैं। उन्हें पुरुषों की बराबरी का हक भी दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया जा रहा है, थोड़ा सा आगे पीछे जो हो जा रहा है वो देख लेना। दिया जा रहा है, तो यहाँ पे ये र एक्स्ट्रा जुड़ गया है। ठीक है, ये रहा, दिया जा रहा है। और वे पूरी तरह से स्वतंत्र आत्मनिर्भर बन रही हैं। और इसके अलावा आप लिख सकते हैं वे ज़्यादा सम्मान और सराहना की हकदार हो गई हैं। और भी आप अपनी मर्जी से कोई पॉइंट अगर आपको सूझता है तो लिख सकते हैं। 2 नंबर के पॉइंट में ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, 2 से 3 लाइनें, 4 लाइनें लिख देंगे बहुत होती है। तो इस तरह से आप पूरा जो है सॉल्यूशन देख पाए। और जो प्लेलिस्ट है आपके सामने आ रही है, इस प्लेलिस्ट को टच करके आप पूरा वीडियो जो है एंजॉय कर सकते हैं, पूरे के पूरे आंसर्स सही तरीके से देख सकते हैं। और अपने दोस्तों को रेफर ज़रूर करिए, मैक्सिमम शेयर करिए और मैक्सिमम कमेंट करिए, ताकि आपके कोई सॉल्यूशंस जो बचे हुए हैं उनको हम फटाफट सॉल्व कर दें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।